सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को। तो अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल प्लेयर हैं ये लियोनेल मेसी, और अभी इनको 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी बार मिल रहा है इनको ये सम्मान? 8वीं बार मिल रहा है। जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करेंगे तो उन्हें यह सम्मान 5 बार मिल चुका है। और लियोनेल मेसी वे वर्तमान में मेजर लीग सॉकर फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो आप यूं भी कह सकते हो ये अवार्ड जीतने वाले वो मेजर लीग सॉकर के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये पुरस्कार उनको दिया किसने? तो इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने लियोनेल मेसी को ये सम्मान दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं महिलाओं का बैलन डी और पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो फिर आंसर होगा एटाना बोनमती ने। वो स्पेन की प्लेयर हैं। मैंने आपको बताया बैलन डी और ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये 1956 से हर साल पुरुषों को दिया जा रहा है, जबकि 2018 से महिलाओं को ये दिया जा रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखना। अगर आपसे पूछे कि 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल क्लब का खिताब किसे दिया गया, तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी को। और पूछे 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल क्लब का खिताब किसे मिला, तो आंसर होगा FC बार्सिलोना को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैं 2023 में फुटबॉल से संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स रहे हैं वो सारे आपको एक साथ रिवाइज कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो आपको याद होगा अभी 132वां डूरंड कप का आयोजन हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसको किसने जीता? मोहन बागान ने जीता ईस्ट बंगाल को हरा करके। देखो एक स्टैटिक ये भी बन जाएगा, डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। इस बार हुआ था कौन सा संस्करण? 132वां। और अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी जिसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था, इसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा करके। और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप ये भुवनेश्वर में हुआ था, इसको भारत ने जीता लेबनान को हरा करके। और आपको याद होगा अभी 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था। कहां पे हुआ था? अर्जेंटीना में। इसको उरुग्वे ने जीता इटली को हरा करके। जबकि 2023 में फीफा महिला विश्व कप जो हुआ था अभी कहां पे हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट था तजुनी। इसको स्पेन ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 ये 22वां संस्करण था, कतर में हुआ। शुभंकर था लाइव। इसको अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। और इसमें भी आपको याद होगा गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को ही मिला था। बाकी गोल्डन बूट अवार्ड मिला था फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। साथ में याद रखना अगली बार जो ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप होंगे 2026 में 3 देशों में होंगे, ये US, मैक्सिको और कनाडा में। बाकी याद रखना भी 2023 में फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप ये कहां पे होंगे? ये इंडोनेशिया में होंगे। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 ये इसका 8वां संस्करण था जो भी भूटान में हुआ, इसको भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ था नेपाल में, इसको भारत ने ही जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और इसकी जो सीनियर चैंपियनशिप हुई थी जो कि इसका 14वां संस्करण था वो बंगलुरु में हुआ था, लेकिन उसको भी भारत ने ही जीता था, कुवैत को हराया था वहां पे हमने। और फुटबॉल की बात है तो पहले तो ये याद रखना फुटबॉल से कुछ संबंधित कप एंड ट्रॉफीज कौन कौन सी होती है, जैसे कि रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, डूरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, मर्डेगा कप हो गया। और एक नेहरू कप भी होता है जिसका संबंध भी फुटबॉल से है। लेकिन नेहरू ट्रॉफी अगर आपसे पूछेंगे तो फिर इसका संबंध नौका दौड़ से है, नौकायान। और एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 होते हैं। बाकी फीफा की बात करें तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। तो ये 2023 के जितने भी फुटबॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा यूके में। यहां पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी की, जो हुआ 1 और 2 नवंबर को। और ये इस तरह का पहला सम्मेलन है, तो ये आप ध्यान में रखना। अच्छा, पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो समिट सभी हुए हैं उनका आपको रिवीजन कराऊंगा, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ संबंधित प्रश्न होंगे वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो अभी आपको याद है विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण था ये हुआ कहां पे? मुंबई में हुआ। फिर आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन ये भारत में पहली बार हुआ, अभी नई दिल्ली में।
और पहली बार हल्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ अभी मुंबई में। और हल्दी से याद रखना भी, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी है। और अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन ये मुंबई में हुआ, तीसरा संस्करण था। वहीं वर्ल्ड हेल्थ समिट की बात करें तो अभी ये हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। वहीं विश्व बैंक विकास समिति की अभी 108वीं बैठक हुई मोरक्को के मर्राकेश में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र ये अभी भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ, मुंबई में हुआ। और ये दूसरी बार है जब इसका आयोजन मुंबई में हुआ। तो पहली बार कब हुआ था? ये 1983 में हुआ था, तब नई दिल्ली में हुआ था। ये जरूर याद रखना। अभी 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये चेक रिपब्लिक के पराग में हुआ। और भारत किस स्थान पर पहली बार पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। पाटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? सिक्किम में हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अब ये तो हमने 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स और सम्मेलन हुए थे, वो हमने रिवाइज कर लिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी अभी तक आपने प्रश्न पढ़े हैं 2023 में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, चुके हो वो सब आपको याद दिलाऊंगा। तो चलो फिर देखो। अभी आपको याद होगा कि भारत ने विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। और अगर आपसे इसकी रेंज अगर पूछ ले तो 4000 किलोमीटर स्क्वायर इसकी रेंज है। अगर आपसे पूछे कि खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था, तो आंसर होगा इजराइल ने। और अभी अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का आयोजन किया था भारत ने। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो तिरुअनंतपुरम केरल में, और इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। अभी मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट भी लॉन्च किया था। और मेटा, फेसबुक का नाम बदल के मेटा हो गया ना, तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर के AI आधारित एक नया भाषा मॉडल लॉन्च किया था, जिसका नाम है लामा 2। अच्छा, मेटा से ये भी याद रखना, अभी मेटा ने ट्विटर की तरह ही, या यूं कहूं कि ट्विटर को काउंटर करने के लिए, उसे कॉम्पिटिशन देने के लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या रखा है? तो आंसर याद रखना, थ्रेड्स, THREADS, थ्रेड्स। और फिर अगर आपसे पूछे कि किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया था, जिसका नाम लीसा है, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और एलन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया। और किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर। पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी करेगा ब्रिटेन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। और याद रखना माइक्रोसॉफ्ट से कि इसने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। वहीं जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। ओपन AI ये अमेरिका की कंपनी है, और अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के चैट GPT को लॉन्च किया था। GPT की फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताई है, याद रखना, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया भी था, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और वही रशिया की सेबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया, तो गूगल ने किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया? बार्ड। और जिसकी हम यहाँ पे सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। तो इस मात्र एक क्वेश्चन में लगभग मैंने आपको 27-28 क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दिया। जितना आपसे हो सकता है उतना आप ध्यान में रखना। बाकी ये शीट हम बार बार रिपीट करते हैं, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी आप बना करके रखना, निरंतर आप बने रहोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। लेकिन थोड़े दिन पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, या फिर एक दिन यहां पढ़ लिया एक दिन वहां पढ़ लिया, ऐसे करते रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और हाँ गाइज, अगर सेशन पसंद आता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए दिल से मेहनत करता हूं, तो अगर आप लोग वीडियो को पसंद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग मेरी मेहनत को पसंद करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स का। देखते हैं हमारी मेहनत को कितने लोग पसंद करते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा टीवी नरेंद्रन को। तो टीवी नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील के CMD हैं, और अभी इन्हीं को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पहले हम वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। अब आपको याद आ गया होगा कि ब्रुसेल बेल्जियम में तो यूरोपियन यूनियन और नाटो का भी हेडक्वार्टर है। और अभी इसके नए हेड भी बनाए गए हैं। उनका नाम है लियोन जे टॉपेलियन। और ये किस देश के हैं? ये अमेरिकी हैं।
जबकि उपाध्यक्ष बने हैं टीवी नरेंद्रन, ये तो भारत के, ये आपको बताइए। टाटा स्टील के सीएमडी हैं ये। बाकी देखो, अभी आपको बताए इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच बने थे अमोल मजूमदार। बिम्स्टेक के महासचिव बने कौन? इंद्रमणि पांडे, और इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं, इंपॉर्टेंट नाम है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। अच्छा, वैसे स्टील से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको याद है, एक तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, ये उद्घाटन हुआ था इसका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। वैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? विशाखापत्तनम में है। और बताओ किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया था? तो आंसर होगा गुजरात के सूरत में। अच्छा, देश के स्टीलमैन के नाम से फेमस कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखना, जमशेद जे ईरानी, इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और आपको याद होगा अभी इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था मुंबई में ही, और जो जिंदल स्टील के जो चेयरमैन है नवीन जिंदल, इनको भी टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। और स्टील के उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पे चाइना आता है, तो दूसरे नंबर पे भारत है, ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा पेटीएम को। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स 2023 की। कौन सा संस्करण है? 37वें नंबर का है। कौन होस्ट कर रहा है? गोवा। और इसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर मोगा है। आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा, और अब ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है पेटीएम। तो ये इतने तो बेसिक प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं। आपको याद है पिछली बार वाला जो 36 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? गुजरात में, उसका शुभंकर था शवच। और इसमें टॉप पे रहा था सर्विसेज, 128 मेडल जीते थे जिसमें से 61 गोल्ड रहे। अच्छा, पहली बार जो नेशनल गेम्स हुए थे वो कहाँ पे हुए थे और कब हुए थे? 1924 में हुए थे, लाहौर में। फिर आपने देखा 2022 वाले वो गुजरात में हुए, अभी 2023 में गोवा में, और अगली बार 2024 में जो होंगे 38 नंबर का संस्करण, वो कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं पेटीएम की। स्थापना होती है 2010 में। फाउंडर है विजय शेखर शर्मा और इसके सीईओ भी वही है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है। और टाइटल स्पॉन्सर से आपको याद आएगा, अभी जो भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ था ना, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? इंडियन ऑयल बना था। वैसे अभी बीसीसीआई का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है एसबीआई लाइफ। कुछ समय पहले बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और अभी आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर बना था कौन? मास्टर कार्ड। और अभी एशियन गेम्स 2022 में जो भारतीय टीम गई थी उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना था कौन? अमूल। तो ये भी कुछ पॉइंट्स थे न्यूज में, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। तो इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हॉलमार्किंग, भाई आपने देखा होगा या सुना होगा, जब सोने के ज्वेलरी वगैरह, आभूषण वगैरह आप लेने जाते हो तो उसके पीछे आप देखोगे तो बीएसआई की हॉलमार्किंग होती है। बीएसआई मतलब भारतीय मानक ब्यूरो, जो उन गहनों की विश्वसनीयता बताता है, उसकी प्योरिटी के बारे में बताता है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराता हूँ जो 2023 में हमने पढ़े हैं, जिनका संबंध किसी न किसी तरह से फर्स्ट टाइम से है, मतलब पहली बार वो हुए हैं भारत या विदेश में। तो आपको याद होगा अभी अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बना जापान। आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये आपको मिलेगा भोपाल में। लेकिन अगर पूछे ना कि देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो केरल का कोझिकोड है। जबकि देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन ये माटुंगा रेलवे स्टेशन है मुंबई में। अच्छा, भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ बनेगा? तंजानिया के जांजिबार में। कौन बनाएगा? आईआईटी मद्रास। और इसकी पहली महिला निदेशक होंगी प्रीति अगलायम। उसके अलावा भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये बना अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है अमेरिका के न्यू जर्सी में। वैसे अगर पूछे कि मतलब भारत के बाहर, ये तो दूसरा हो गया, पहला कौन सा है भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा मंदिर? अंकोरवाट का मंदिर है, कंबोडिया में है, विष्णु मंदिर है वो। और ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस ये कहाँ से लॉन्च की गई? तो दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है वहां से इसको हरी झंडी दिखाई हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। और इनका संचालन कर रहा है इन बसों का कौन? इंडियन ऑयल। अच्छा, देश के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक को कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश ये कहाँ शुरू हुई? इंडोनेशिया में।
और भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बनाया गया हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन अभी यहाँ पे किया था, तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो यहाँ पे टॉप 10 प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। तो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी जयंती को हम हर साल नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। और इस साल सरदार पटेल जी की हम 148वीं जयंती मना रहे हैं। और आपको बता दूं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अवसर पे युवा भारत संगठन की शुरुआत की है और इस संगठन में युवाओं को राष्ट्र निर्माण के आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हें भारत में लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे और उन्हें 1931 में कराची में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और सरदार की उपाधि किसने दी थी आप जानते ही हो, बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और उनका एक स्टेचू बड़ा फेमस है जिसे आप स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हो। सरदार पटेल जी की स्टेचू है, ये दुनिया की सबसे ऊंची है, लंबाई 182 मीटर है। कहाँ पर है? केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर है ये। इसके वास्तुकार है राम वी सुतार। और मैं आपको बता दूं साथ में कि 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे भी बना रहे हैं, जिसकी थीम है सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण। और अक्टूबर का महीना समाप्त हो चुका है और अक्टूबर में जब भी डे वाला प्रश्न आया है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज कराए। तो मैं यहाँ पे अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज की शीट लगा रहा हूँ, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में 67 नंबर के राष्ट्रीय स्कूल खेल ये किस स्थान पर आयोजित हुए, तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, अभी उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में लड़कों के लिए फुटबॉल अंडर 19 और वॉलीबॉल अंडर 17 की विशेषता वाले 67 नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवाता नेशनल गेम्स का या खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी और यूथ गेम्स है, लेकिन वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो फिर अभी बढ़ते हैं हम आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया, तो आंसर होगा तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम क्या होता है? आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। और ये एक्चुअली में 2 लिस्टें जारी करता है, एक ब्लैक लिस्ट है और दूसरी है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में किन देशों को शामिल किया जाता है? तो इसमें वो देश आते हैं जो आतंकवादियों को फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं। और ग्रे लिस्ट में कौन से देश आते हैं? इसमें वो देश आते हैं जहां यह संभावना रहे कि यहाँ पे टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और वो देश इन चीज़ों को रोकने के प्रयास भी कर रहे हों। और वैसे ब्लैक लिस्ट में अभी कोई देश है क्या? तो 3 देश हैं, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है और ईरान है। तो अगर बात करें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना होती है 1989 में, हेडक्वार्टर है पेरिस में और अध्यक्ष नए बने थे अभी, उनका नाम है टी राजा कुमार, ये सिंगापुर के हैं। और अभी किस देश को ग्रे लिस्ट में ऐड किया ये पूछेंगे तो आंसर करना बुल्गारिया। और बुल्गारिया की कैपिटल क्या होती है? बुल्गारिया की कैपिटल होती है सोफिया। अच्छा, ग्रे लिस्ट में तो इसको शामिल कर लिया गया, लेकिन अगर यहाँ पे हमने प्रश्न में क्या देखा कि ग्रे लिस्ट से किसे हटा दिया, तो एक्चुअली में 4 देशों को हटाया गया है, जिसमें से एक कैमन आइलैंड है। ये कैमन द्वीप समूह ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियाई क्षेत्र में एक ब्रिटिश क्षेत्र है जो अभी भी यूनाइटेड किंगडम का भाग है। एक जॉर्डन है, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान होती है। एक पनामा है, पनामा जिसकी कैपिटल है पनामा सिटी। एक अल्बानिया है जिसकी कैपिटल है तिराना। आपको याद होगा 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक देश को निलंबित किया था, सस्पेंड किया था। किसको? रशिया को। और अभी आपको याद हो तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक नया मेंबर सदस्य देश बना, कौन सा? इंडोनेशिया। अब आप पूछो कि पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में है, तो पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था लेकिन अभी तो उसमें भी नहीं, उससे भी इसको बाहर कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में मैक्सिकन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। और रेड बुल के ये ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने ही मैक्सिकन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीत लिया है। इस सीजन में
18 रेसों में से ये उनकी 16वीं जीत है। और देखो, जब भी ये रेसिंग वाला प्रश्न आया है, मैंने आपको हमेशा 2-3 पॉइंट रिवाइज कराए। एक तो आपको ये याद रखना है कि भारत में ई प्रिक्स का जो पहला संस्करण हुआ था अभी ये हैदराबाद में हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगले बार 2024 में ई प्रिक्स का इसका भारत में दूसरा संस्करण है, वो कहाँ पे होगा तो भारत में, लेकिन भारत में कहाँ पे, वो भी हैदराबाद में ही होगा। उसके अलावा चेन्नई में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट भी बनेगा, ये भी ध्यान रखना। और आप जानते हो अभी भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था, उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था इंडियन ऑयल। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी परिवहन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लोगों की जान गई? तो आंसर होगा 1.68 लाख। तो अभी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 को जारी किया है, जिसमें बताया गया कि पिछले साल देश में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। मतलब 168 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। मतलब आप यूं भी कह सकते हो कि 1.68 लाख से अधिक मौतें हुई हैं और 4.43 लाख से अधिक लोग घायल हुए हैं। और अगर पूछे कि 2022 में 2021 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो आंसर होगा 11.9%। वहीं दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में कितनी वृद्धि देखी गई? तो 9.4%। मतलब प्रतिदिन एवरेज 1264 दुर्घटनाएं और 462 मौतें हुई हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया जो मैंने आपको बता दिया। और वैसे सड़क व परिवहन मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपके लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहां पे जाके आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एप्लीकेशन को खोलिएगा, काफी सारा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा और वो सारा का सारा फ्री है। यूं नहीं कहूंगा कि कुछ फ्री है कुछ पेड है, सब कुछ जो भी है वो सब फ्री है। आप जब वहां पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कितनी मेहनत की है मैंने उसके लिए। मेरे पास कोई दूसरे चैनल्स की तरह टीम वगैरह नहीं है कि मेरा काम उन्होंने कर दिया। जो भी किया है, चाहे वो थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, लेकिन वो मैंने खुद से किया है। और अकेले होने के कारण टाइम की कमी रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप्स होता है। और अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी करवा देता हूँ, फिर सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था कि भारत और किस देश के बीच में काजिंद एक्सरसाइज हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान। कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान में ही। फिर पूछा रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता साउथ अफ्रीका ने। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित की गई? बोलीविया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम भद्राचार्य महाराज जी की 3 पुस्तकों का विमोचन किया, इसमें से कौन सी एक नहीं है? सत्यमेव जयते ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हो गया, नाम बताओ? बैजनाथ अग्रवाल। SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के हैं। और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता? नीता अंबानी ने। वैश्विक स्ट्रोक दिवस मनाया 29 अक्टूबर को। चलो अब कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 3 मई को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।